हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15th ग्रुप और नाइट्रोजन फैमिली को मैंने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और उस लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स, देयर एग्जिस्टेंस इन द नेचर एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट वो -3 to +5 के बीच में होता है। -3 to +5 के बीच में होता है। ये आप एक जनरल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद की अगर मैं कहानी की बात करूं, इसके बाद की मैं बात करूं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ पॉइंट्स हम लोग एनसीईआरटी के डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कहते हैं कि पहला हम कहते हैं कि ऑल एलिमेंट्स शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है, यानी कि -3 आयन जो फॉर्म करने की टेंडेंसी है टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जब हम नीचे जा रहे होते हैं किसी ग्रुप में, टॉप से बॉटम जब हम जा रहे होते हैं, तो इसकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही होती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही होगी। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो माइनस आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ रही होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी में बात करूं तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की भी मैं बात करूं, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, वो है +3 एंड +5, +3 एंड +5। देखिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों दो अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। नियम है, एक रूल है कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप में इंक्रीज कर जाएगा और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। कुछ एग्जाम्पलों से भी हम बताते हैं, लेकिन इससे सबसे पहले हम इसका एक रीजन जान लेते हैं, ऐसा होता क्यों। रीजन की मैं बात करूं कि व्हाट इज रीजन, तो रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इसको आईपी इफेक्ट। ये हमको ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 में बताया जाता है कि जब हम 5p से 6p में जब जा रहे होते हैं तो हमारे पास 4f भी आता है और 5d भी आता है, विच है पुअर शिल्डिंग, विच है पुअर शिल्डिंग, जिनके पास शिल्डिंग पुअर होती है। अगर शिल्डर पुअर हो जाए तो जेड इफेक्टिवली सडनली इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव का बढ़ना हम मानते हैं कि फोर्स बढ़ रहा होता है। किसका? न्यूक्लियस का। किसके लिए? फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा हो जाए, आप समझिए ये न्यूक्लियस है, मैंने कहा ये हमारा एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये सेल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे हम लोग को 6s2 है, यहाँ पे हमारे लिए 6p3 है। तो अगर न्यूक्लियस का फोर्स इस पे बढ़ जाए तो इस इलेक्ट्रॉन पे उसका होल्ड बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाता है तो ये इनर्ट नेचर का हो जाता है। क्यों इनर्ट नेचर होता है भैया? क्योंकि बॉन्ड जो बन रहा होगा उसमें फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स एक तो इनर्ट हो गए और ये दो की संख्या में, इसलिए हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो अगर कोई भी पूछ दे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो आप उसका जवाब दे देंगे ड्यू टू आईपी इफेक्ट। एंड आईपी इफेक्ट क्या होता है? व्हेनेवर वी मूव डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम क्या बेटा 5p to 6p, then 4f and 5d orbital edges which have poor shielding. Due to poor shielding of the 4f and 5d, effective nuclear charge suddenly increase, and due to increase in effective nuclear charge, the electrons of 6s, two electrons of 6s become inert. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊं। देखिए, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले लेता हूं आर्सेनिक ले लेता हूं। जैसे आर्सेनिक की बात करूं +3 है, ये जाना चाहेगा आर्सेनिक +5 में। लेकिन अगर मैं बिस्मिथ की बात करूं तो बिस्मिथ कितने में है? +5 में है, लेकिन ये जाना चाहेगा किसमें? बिस्मिथ +3 में। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एक्ट कर जाएगा कैसे? आर की तरह से, डेट इज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये एक्ट करेगा कैसे? एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। कैसा एक्ट करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन करते हैं। उस इन्फॉर्मेशनों में हमको कुछ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के रिएक्शंस के बारे में बताना है। वो रिएक्शंस देखते हैं हम लोग। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो कहा जाता है ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। देखिएगा, जितने भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन के, सब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जो कि रेडॉक्स नेचर का हो और उसमें जो सेम एलिमेंट हो क्या करे? ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। अगर सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होने लगता है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा ये रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। पहली बात ये। या दूसरा एक कहानी और है कि एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे। 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे। 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल में आप देखेंगे जैसे HNO2 है, HNO2 की बात करूं, ये HNO3 नाइट्रस एसिड है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में प्लस NO में जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन में है, यहाँ पे +5 में है, यहाँ पे +2 में है। आप देख सकते हो एक नाइट्रोजन जो कि +3 +5 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब तीनों ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। IIT JEE में 2020 में इस पे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, पीछे भी बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन में, जिसमें हम बोलते हैं फॉस्फोरस के बारे में। कहा जाता है ऑल इंटरमीडिएट ऑफ phosphorus is disproportionate in acidic medium as well as in basic medium। इसके जो रिएक्शन है एसिडिक प्लस बेसिक दोनों ही मीडियम में क्या देता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, अब हम लोग को डिस्कस करना होगा भाई केमिकल प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या बेटा 15th ग्रुप एलिमेंट। केमिकल हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमको इसकी रिएक्टिविटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिएक्टिविटी, मतलब अलग अलग सब्सटेंसों के साथ ये कैसा रिएक्शन देता है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की हम बात कर सकते हैं, NCERT में पहला पॉइंट यही है। दूसरा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हम हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, थर्ड हम बात कर सकते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे।
रिएक्टिविटी कैसे हमको देखना है? पहला हमको देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या देखना है? रिएक्टिविटी 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 टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये सभी E2O3 एंड E2O5 टाइप ऑक्साइड्स बनाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके E2O3 एंड E2O5 टाइप कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हम लोग बात करें P2O3 एंड P2O5, ये फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड हैं। फर्दर ये डाइमराइज होके और P4O10, P4O6 एंड P4O10 में इनका बहुत बार स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसमें पूछा गया है। इनके ऑक्सी एसिडों के बारे में पूछा गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फॉस्फोरस को जब डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। एक कहानी और भी है जो एनसीईआरटी कहता है, ये कहता है कि नाइट्रोजन फॉर्म करता है लोअर ऑक्साइड्स। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फॉर्म लोअर ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा? लोअर ऑक्साइड। लोअर ऑक्साइड से मतलब क्या है? जिसके अंदर वो कंपाउंड फॉर्म करता है जिसके अंदर ऑक्सीजनों का जो नंबर है वो कम होता है, वो होते हैं NO और क्या? N2O। देखिए ऐसा क्यों करता है ऑक्सीजन? क्योंकि वो एक स्टेबल पाई बॉन्ड बनाना चाहता है और ऑक्सीजन से जुड़ना चाहता है और अपने बैलेंसी को पूरा करना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्साइड्स को भी ये कंटेन करता है। अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो N2O, N2O2, N2, N2O3, N2O4, N2O5 देख लीजिएगा, ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देगा। ये भी और ये भी तीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे हैं जो कि एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और ये दोनों ऑक्साइड्स कैसे होते हैं इसके लिए? बेसिक न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में एक कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2O एंड NO, यही चार को हम न्यूट्रल ऑक्साइड मानते हैं। यह आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या बेटा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये सभी बनाते हैं EH3 और EH5 टाइप कंपाउंड। क्या बनाते हैं? EH3 और EH5। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बनाएंगे, लेकिन कहानी थोड़ा सा अलग है। ये वाला जो हाइड्राइड है नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने लगती हैं। अब हाइड्रोजन से जब ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो इनके डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से ये सभी सिर्फ क्या बनाएंगे? EH3 कंपाउंड बनाएंगे। EH3 टाइप कंपाउंड बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा। नाइट्रोजन तो सिर्फ यही बनाएगा। नाइट्रोजन के हमने एनोमलस बिहेवियर में पढ़ाई है कि साइज उसका कम होता है और उसके पास हम कहते हैं साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही बनाएगा। और उसके पास डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए अपने ऑर्बिटल को एक्सपांड नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम ये तीन ही बॉन्ड बनाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें इसमें तो ई हमारे लिए क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो EH3 हमने फॉर्मूला बनाया है उसमें ई होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इनके में। तो देखो यार, जब ये हाइड्राइड्स बनाते हैं तो जो पहला बात आती है कि इनके बेस नेचर के बारे में बताओ।
NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। अगर इनके बारे में बात करें तो सबके पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से सभी लुईस बेस की तरह से काम करते हैं। और अगर लुईस बेस के ऑर्डर की बात करें, स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें, तो सबसे अच्छा लुईस बेस NH3 होगा, फिर PH3 होगा, फिर ASH3 होगा, फिर SBH3 होगा, SBH3 होगा, फिर BiH3 होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो सबके पास एक तो लोन पेयर है, लेकिन साइज का भी फैक्टर है। नाइट्रोजन साइज में थोड़ा सा छोटा है, फॉस्फोरस उससे बड़ा है, आर्सेनिक उससे भी बड़ा है, और एंटीमोनी उससे बड़ा है, बिस्मिथ सबसे बड़े साइज का है। देखो जिसका साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को झेलने की क्षमता उसके पास ज्यादा होगी। अब यहाँ पे सबके पास दो लोन पेयर यहाँ है, 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 दो लोन पेयर यहाँ है। इनमें आप देखेंगे कि साइज छोटा होने की वजह से यहाँ लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा महसूस होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा महसूस होगी तो ये उससे रिलीफ चाहेगा, रिलीफ चाहेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी देते हैं इजिली, उनका जो स्ट्रेंथ होता है लुईस बेस का ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहते हैं अमोनिया का जो स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा, लुईस बेस एक अच्छा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर थर्मल, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर। उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिक नेचर। उसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ क्या बेटा, बॉन्ड, बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। ये सारी कहानी हमको वन बाय वन डिस्कस करना होगा। जैसे मैं बात करूं NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 की बात करूं, तो पीरियड नीचे जाने में बढ़ रहा होगा या साइज बढ़ रहे होंगे, तो इस बॉन्ड के टूटने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा आप देखेंगे इस ऑर्डर को फॉलो कर जाएगा। नंबर ऑफ पीरियड नीचे जाने में बढ़ रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा होगा। अब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं अमोनिया की जो बॉन्ड एनर्जी होगी ज़्यादा होगी, फिर PH3 की होगी, फिर ASH3 की होगी, फिर SBH3 होगी, फिर BiH3 की होगी। अब बाउंड करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि सेम ऑर्डर को फॉलो कर जाएगा। आप ऐसे देखोगे सेम ऑर्डर को फॉलो करेगा। अमोनिया की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर PH3 की, फिर ASH3 की, फिर SBH3 की। अब हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। क्या हम बात करते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कोई भी कंपाउंड जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके टूटता है वो थर्मली उतना ही स्टेबल होता है। और टूटने की कहानी मैंने बता दिया है कि टूटने की कहानी आप देखोगे सबसे इजीली टूटता है BiH3, फिर SBH3, फिर SH3, PPH3। यानी कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो अमोनिया के सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा NH3, फिर होगा PH3, फिर होगा ASH3, फिर होगा SBH3, फिर होगा BiH3। बोली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर में जो जितना आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर। सबसे अच्छा BiH इजिली क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, मतलब NH3 से ज्यादा PH3 का, फिर क्या ASH3 का, H3 का, फिर क्या SBH3 का, फिर क्या BiH3 का। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? BiH3 का। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ
जितना इजीली H प्लस को रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो सबसे इजीली H प्लस को रिलीज करेगा, वो BiH3 होगा। तो यहाँ ऑर्डर बनेगा NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 होगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब अगला जो हमको कंसेप्ट डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है बॉन्ड एंगल। क्या डिस्कस करना है? बॉन्ड एंगल। देखोगे, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं, तो आप ध्यान देंगे कि NH3 के पास लोन पेयर है, इसके लिए एक लोन पेयर है और 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो जो स्टेरिक नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 को हम हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से ये बेसिकली पिरामिडल शेप का हो जाता है। किस शेप का होता है? पिरामिडल शेप का होता है। किस शेप का होता है? पिरामिडल शेप का होता है। तो जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होना चाहिए, 28 मिनट का होना चाहिए, वो बॉन्ड एंगल लोन पेयर होने की वजह से थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसको आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे है लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो इसको ये दबाने की कोशिश करेगा। तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की बजाय आप कह सकते हैं लगभग 160 डिग्री 50 मिनट के आसपास हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर इसी ग्रुप के और हाइड्राइड्स की बात करूं, जैसे PH3 भी होता है, ASH3 भी होता है, SbH3 भी होता है और BiH3 भी होता है, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्लोज टू 90 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ड्रैगो रूल आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? ड्रैगो रूल। ड्रैगो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हम लोग जैसे जैसे पीरियड में नीचे जाते हैं, तो जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी बजाय हमारा जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, only p orbitals will participate in the formation of bond instead of hybrid orbital। यानी कि p हाइब्रिड नहीं होगा, px, py और pz होंगे। सबको मालूम है कि ये px होता है, ये py होता है और ये pz होता है। तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। तो बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन अगर ये हाइब्रिड होते तो वो बॉन्ड चेंज हो जाता है। तो आप ध्यान रखोगे कि जो ड्रैगो का जो रूल है वो कहता है कि डाउन द ग्रुप, जैसे हम दूसरे पीरियड से जैसे नीचे जाते हैं, तीसरे चौथे पांचवें पीरियड में जाते हैं, तो वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की जगह, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जगह रियल ऑर्बिटल काम करते हैं। दैट इज px, py एंड pz। और ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए एंगल क्लोज टू 90 डिग्री हो जाता है। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, उस वीडियो में हम लोग कुछ और रिएक्टिविटी लाइक हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी और उन हैलोजनों की हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली हम लोग को डिस्कस करना होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।